अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों 11 रबीउल अव्वल के दिन मुझे इकबाल और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर गुफ्तगू के लिए लाहौर डिफेंस में मुकीम चौधरी मोहम्मद रऊफ़ साहब ने मदऊ किया। मैं उनके घर और घर के बासियों के इखलाक व किरदार को देख कर हैरान भी हुआ और बेइंतहा खुश भी। आलीशान घर और फिर घर की खूबसूरत अंदाज में तज़ीनो आराइश उनके आला जमालियाती ज़ौक़ और इल्म और दीन से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत थी। यहाँ आपको कुछ तस्वीरी झलकियाँ भी दिखाते हैं। रऊफ़ साहब ने अपने घर की बेसमेंट यानी तय खाने में एक खूबसूरत लाइब्रेरी और उसके साथ एक खूबसूरत कुरान क्लासरूम भी बना रखे हैं, जहाँ बाकायदगी से कुरान क्लास मुनक्किद होती है। और इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा ऑडिटोरियम बना रखा है। मेहमान खाना अलग है। मैंने जब रऊफ़ साहब के सामने उनकी लाइब्रेरी की खूबसूरती की तारीफ़ की तो उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत और पते की बात की। उनका जवाब ये था कि हर घर का सबसे खूबसूरत कमरा उसका कुतुब खाना होना चाहिए। फिर उनका कहना था कि हम अपने ड्राइंग रूमों और बेड रूमों पर बहुत ज़्यादा खर्च कर डालते हैं, जबकि असल में वक्त गुजारने की असल जगह तो कुतुब खाना है, जहाँ बैठकर आपने इल्म हासिल करना है। इसलिए कुतुब खाने की शान व शौकत और वक़्त बाकी हर कमरे से बढ़कर होनी चाहिए। मुझे याद आता है कि फैसलाबाद से मेरे मुरब्बी डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब ने भी अपने घर की बेसमेंट में खूबसूरत लाइब्रेरी बना रखी है और मैं उनके बारे में कहा करता हूँ कि शुक्र है मुझे कोई ऐसा सेठ भी मिला कि जिसके घर में बाकायदा लाइब्रेरी है। वैसे मुमकिन है अब फैसलाबाद के दीगर कई सरमायादारों के घरों में भी कुतुब खाने मौजूद हों और अल्लाह करे कि ऐसा हो। खैर, रऊफ़ साहब के घर मजलिस की तरफ आते हैं। मेरी गुफ्तगू इशा के बाद थी और खाना मगरिब के बाद। फिर दोनों नमाजों का उनके घर पर ही बाजमात एहतमाम था। पता चला कि रऊफ़ साहब के वालिद भी बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं और व्हील चेयर पर होते हैं और एक दो और बुज़ुर्ग भी आ जाते हैं तो बाजमात नमाज का एहतमाम उनके घर पर ही होता है और घर में एक कमरा भी नमाज ही के लिए मखसूस है। मेरी दावत पर मोहतरम जनाब इंजीनियर अनायत अली साहब भी वहाँ तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने रऊफ़ साहब से पूछा कि क्या वजह है कि हम तो अमूमन यही देखते हैं कि किसी भी तकरीब में पहले गुफ्तगू होती है और फिर खाना, लेकिन आपने मगरिब के बाद खाना रखा है और इशा के बाद गुफ्तगू रखी है। तो उनका जवाब ये था कि इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि मैं हमेशा यही पसंद करता हूँ कि हर काम को उसके मुकर्ररा और सही वक्त पर किया जाए। शाम के खाने का वक्त मगरिब के बाद होता है, इसलिए इसे मगरिब के बाद ही रखा और गुफ्तगू का वक्त नमाज के बाद रखा। और दूसरी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि कोई शख्स खाने के लालच में गुफ्तगू सुनने के लिए बैठा रहे। मैं चाहता हूँ कि जिस किसी ने खाना खाने के बाद जाना हो वो तशरीफ़ ले जाए और गुफ्तगू सुनने के लिए वही लोग मौजूद रहें जो ज़ौक़ व शौक़ से सुनना चाहें। रऊफ़ साहब को अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत से भी नवाजा है। उनसे जब इस कामयाबी का राज पूछा गया तो उसकी एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि हमारे वालिद साहब हमें हमेशा ये हदीस सुनाया करते थे कि मज़दूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए, यानी जितनी जल्दी मुमकिन हो। हमने अपने कारोबार में हमेशा इस हदीस पर अमल की भरपूर कोशिश की। अब हमारे कारोबार में रवायत ये है कि हम हर माह की 6 तारीख तक अपने हर मुलाजिम की तनख्वाह दे देते हैं। रऊफ़ साहब के बारे में उनके बेटे उस्मान ने एक और बात ये बताई कि रऊफ़ साहब हमेशा शाम को 1-2 घंटे अपने बुज़ुर्ग वालिद के साथ ज़रूर गुजारते हैं और ये काम इतनी बाकायदगी और ज़िम्मेदारी से करते हैं कि बैरून मुल्क और बैरून शहर सफ़र से भी गुरेज़ करते हैं ताकि वालिद साहब को वक्त देने में दिक्कत ना हो। उनके बारे में ये बात सुनकर मैं तो यही सोच रहा था कि बुज़ुर्ग वालिद की ऐसी खिदमत की तौफीक तो खुश नसीबों को ही हासिल हो सकती है। उनके घर के दरो दीवार पर जगह जगह आयाते कुरानी, इकबाल, रूमी और दीगर शुअरा के उर्दू और फ़ारसी के बुलंद पाया अशार दिलकश अंदाज में लिखे नज़र आते हैं, जो अहले खाना की दानिशमंदी और इल्म और दीन से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत हैं। रऊफ़ साहब का दफ्तर मुल्तान रोड लाहौर पर है
اور ان کے دفتر میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں کتب پر مشتمل لائبریری موجود ہے، جس میں اردو، فارسی اور عربی کتب کا بہت بڑا اور قیمتی ذخیرہ موجود ہے۔ رؤف صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کئی سالوں سے ان کی یہ مشق چلی آ رہی ہے کہ وہ ہر روز کم از کم ایک نئی کتاب ضرور خریدتے ہیں۔ میں نے جب یہ جاننا چاہا کہ ان کے گھر پر جو قرآن کلاس ہوتی ہے وہ کس مسلک یا مکتب فکر کے تحت ہوتی ہے، تو جواب ملا کہ ہماری طرف سے ہر مسلک سے وابستہ خواتین و حضرات کو کھلی دعوت ہے کہ جو بھی کوئی اپنا پروگرام یا درس یا بیان یا محفل نعت یہاں منعقد کرنا چاہیں، ہمیں ان کی میزبانی کر کے خوشی ہوگی۔ اہل خانہ کے طرز عمل اور بات چیت میں عاجزی، انکساری اور درویشی نمایاں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان آج کے دور میں زندہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت کی کثرت سے بھی نوازا ہوتا تو یقیناً وہ ایسا ہی خوبصورت گھر تعمیر کرتا کہ جس گھر کے در و دیوار اور اہل خانہ کے طرز عمل سے علم سے محبت اور دین سے والہانہ وابستگی روز روشن کی طرح عیاں ہوتی اور نور کی طرح جھلک رہی ہوتی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس گھر کے افراد میرے جیسے طالب علم کے وی لاگس کو پسند کرتے ہیں، ورنہ رؤف صاحب خود بہت بڑی علمی شخصیت اور دانشور ہیں۔ آخر پر اقبال کے 2 اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ از بزم جہاں خوشتر، از حور و جنا خوشتر، یک ہمدم فرزانے و زباد دو پیمانے۔ دنیا کی محفل اور حور و جنت سے بہتر ہے ایک عقل مند دوست کا ملنا اور اس کے ساتھ بادا کے 2 پیمانے پینا۔ پھر اقبال کہتے ہیں در میں کدے ہا دیدم شائست حریف نیست، با رستم دستان زن با مخ بچے حاکم زن۔ میں نے میں کدے میں دیکھا، مجھے کوئی شائستہ یا زبردست ساتھی نظر نہیں آیا، تو دستاں کے بیٹے رستم یعنی بہادر اور عقل مند اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پی، ذلیل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہ پی۔